Hello everyone. In this video, we are going to discuss about how to remember articles. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि वीडियो किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कोई भी, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। पहली बात तो ये, अगर उसमें पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली कंडीशन प्रोवाइडेड। तो आपका मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। जी हेल्पफुल होगा, पर सफिशिएंट नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूं, मैं झूठी उम्मीद में नहीं जगाता। और दूसरी बात ये कि इसमें जो टिप्स ट्रिक्स जो है वो सारे क्या मेरे ही ब्रेन चाइल्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के इन्फ्लुएंसेस इसमें है। तो फिर मैं क्यों बना रहा हूं ये? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं ना, ये एक जगह पे कॉम्पैक्ट तरीके से नहीं है यूट्यूब पे। मैंने ढूंढा, नहीं मिला मुझे, तो इसलिए सोचा इसको बनाते हैं। तो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, मतलब कुछ प्रोविजंस उसी दिन से एनफोर्स हो गए थे, बट बाकी जो चीजें थी 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था। और ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब वो 1949-50 के टाइम पे, वहां पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और 8 शेड्यूल्स थे। और फिलहाल आज के डेट में 448, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है अभी, 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड, और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, ओके। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द आर्टिकल सेक्शन कि हम लोग कैसे आर्टिकल्स याद करें कि आर्टिकल 4 में क्या है, 14 में क्या है, 141 में क्या है, 180 में क्या है, उससे पहले हम लोग थोड़ा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेस है उसको डील कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से भी थोड़ा फंसने का चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें बोरो किए गए हैं। तो कहां से क्या आया है वो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो पहले इस प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे चलेंगे। अच्छा, तो पहला जो कंट्री है यहाँ पे वो यूनाइटेड किंगडम, जो आज का इंग्लैंड है। तो वहां से जो चीजें हमने लिए हैं उसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है पार्ले बिस्किट। तो यहां से हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, पार्ले से हम लोग याद कर लेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, अगर ये सब भी मैं आप समझाने लगा तो मुझे पूरा पॉलिटी ही पढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा मोटिव वो नहीं है कि मैं आपको पूरा पॉलिटी पढ़ाऊं। आप पूरा पॉलिटी कहाँ से पढ़े होंगे ना, पर याद करने में दिक्कत आ रहा है, उसमें मैं हेल्प करूंगा। तो चीजें आप पहले कहीं से पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए जो जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है। फिर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है याद करने में चीजें, मतलब एक बार याद कर लेंगे और भूलेंगे नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। पार्ले बिस्किट। तो पार्ले से हम लोग याद कर लेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर ले से लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर। फिर बिस्किट के बी से बाई कैमरलिज्म। और जो बिस्किट का एस सी पोर्शन है वहां से सिंगल सिटीजनशिप। और सी यू टी जो बिस्किट कट कट पार्ट है वहां से कोर्ट्स पावर। आई होप चीजें एकदम क्लियर है और दिमाग में बैठ गया है। सो हम लोग अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। सो हम लोग यूनाइटेड किंगडम से फ्लाइट लेके अब कनाडा में आ गए, ठीक है। तो कनाडा का जो ट्रिक्स है वो है, कैन आई नो गवर्नर फेड्स एड्रेस। तो देखिए, यहाँ पे कैन से हम लोग कनाडा याद कर लेंगे, गवर्नर से गवर्नर ऑफ स्टेट्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ये प्रोविजन, ठीक है। फिर फेड से फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये प्रोविजन हम लोग याद करेंगे। और एड्रेस से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रेस से रेस्टिटुअरी पावर। आई होप चीजें आपको समझ आ रहा है कि कैसे याद करेंगे हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने वाला है।
एक्चुअली आर्टिकल के सेक्शन में यही ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स जहां से हम लोग एक ब्रैकेट के आर्टिकल सारे याद कर लेंगे और थोड़ा सा रिवीजन, एकदम चीज है क्रिस्टल क्लियर। तो फिलहाल तो हम लोग यूके से फ्लाइट लेके कनाडा आए थे। अब कनाडा से हम जाएंगे, अरे भाई वार्नर साहब आ गए। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा देख लेते हैं वरना वार्नर साहब गुस्सा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो चीजें हमने लिए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारी चीजें उनके नाम में ही मेंशन्ड है। कैसे? जो ऑस्ट्रेलिया का एस है वहां से हम लोग याद कर लेंगे सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा का। फिर जो टी आर ए ये पार्ट है, यहाँ से ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। और जो LIA पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड का जो तिरंगा है वो हमारे देश से तिरंगे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए। तो ट्रिक है यहाँ पर रेड। आर से हम लोग याद करेंगे राज्यसभा का नॉमिनेशन प्रोसीड्योर, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और डी से DPSP। ठीक है, इसके बाद यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे चीजें डिराइव की है, पर सारे चीजों को ट्रिक पे फिट बिठाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस ट्रिक्स में डील कर लेंगे। तो ट्रिक है ये कि प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट और प्रियम्बल, फिर फंड्स से फंडामेंटल राइट्स, फिर रिमूवल से रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है वो भी लिया, उनका रिमूवल का जो प्रोसेस वो भी लिया, फिर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो भी लिया। और जजेस जो पार्ट है ट्रिक का, वहां से हम लोग डिराइव करेंगे दो चीज, एक जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंसी है और जो जुडिशियल रिव्यू है। ओके, तो हमारा जो सोर्सेज वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आर्टिकल को डील करेंगे। अगेन आर्टिकल में सारे आर्टिकल किसमें क्या है क्या नहीं है, उतना डिटेल में, उतना डीप में चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ इतने कम टाइम में। मेरा अगेन वही फोकस है कि चीजें आपको याद हो जाए। आर्टिकल 1 ये टॉपिक, आर्टिकल 2 ये टॉपिक, उस टॉपिक का मतलब क्या होता है उसके लिए थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा। वो ऐसे छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, एकदम फोकस के साथ एक गो में खत्म करेंगे। तो पार्ट वन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अच्छा, एक और बात, जो 25 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी हम लोग याद करेंगे ट्रिक्स के साथ ही, पर वो एंड में रखे हैं मैंने। ठीक है, तो पहले एक एक करके पार्ट्स डील कर लेते हैं, फिर एंड में जाके वो देख लेंगे। तो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारे कंट्री का नाम क्या है और कितना टेरिटरी है, मतलब कितना लैंड एक्वायर कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 2 पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, किसी नए स्टेट का जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीड्योर है वो आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर है उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 एग्जैक्ट एक्चुअली आर्टिकल 2 और 3 का एक हेल्पिंग आर्टिकल की तरफ से है। ठीक है, बस इतना काफी है, यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फिर पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 में ये बताया गया है कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो मिलने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन फॉलो करना होगा। तो जैसे मैंने लिख रखा है, शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब इंडिया का निवासी होना चाहिए, बॉर्न इन इंडिया और आइदर ऑफ पेरेंट आर बॉर्न इन इंडिया, मतलब आपका जो जन्म है वो इंडिया पे होना चाहिए या फिर आपका किसी भी एक पेरेंट का जो जन्म है वो इंडिया पे होना चाहिए, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 5 years, या फिर 5 साल तक आप यहाँ पे रह रहे हो, ऐसा कुछ। आर्टिकल 6 है, जो जो इंसान माइग्रेटेड हो गए थे, माइग्रेटेड होके आए थे पाकिस्तान से इंडिया,
उनके लिए प्रोविजन है। और आर्टिकल 7 में है इंडिया से जो लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए उनके लिए। एक और बात, ये जो 5, 6 और 7 वाला आर्टिकल है ये फिलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो 3 आर्टिकल का प्रोविजन है ना, ये वो 1950 के टाइम पे इम्पोर्टेंट था। उस टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ से वहां जा रहे थे, वहां से यहाँ आ रहे थे, तो उस टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस था इसका। पर फिलहाल एग्जाम पर्सपेक्टिव में यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट जो 4 आर्टिकल है सिटीजनशिप पार्ट का, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में वो सारे प्रोविजंस हैं कि जो लोग इंडियन ओरिजिन्स के हैं और इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनके लिए। आर्टिकल 9, नो डुअल सिटीजनशिप, आप 2 कंट्री का एक साथ सिटीजन नहीं हो सकते। आर्टिकल 10, जो सिटीजनशिप का जो राइट्स है उसका कंटिन्यूएशन कैसे रहेगा उस बारे में। और 11, जो पार्लियामेंट के पास हक है तो वो इस सिटीजनशिप के बारे में लॉ बना सकता है। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है पार्ट 3, जो है फंडामेंटल राइट्स। तो पहले हम लोग ये ब्रैकेट याद करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आता है आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। उससे पहले 12 और 13 में जो है वो हम लोग देखेंगे, पर जो 6 तरीके का फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इनका जो ब्रैकेट है ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्या राइट टू इक्वालिटी कितने से कितने आर्टिकल तक है? 14 to 18। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29, 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। तो आपको ये चीज याद रखना है कि 542, 421, मतलब राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद फ्रीडम में 4, 19 to 22। अगेन 21A में एक आर्टिकल है, तो आप काउंट करेंगे तो वहां पे 5 ही आएगा, पर आपको ब्रैकेट याद करवा रहा हूं मैं, ब्रैकेट 19 से 22 तक। 542, 421। आई होप क्लियर। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखें। ओके, तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके जो आर्टिकल नंबर 12 है उसमें जो स्टेट टर्म है उसको डिफाइन किया गया है। मतलब जो आर्टिकल 1 में था ना वही चीज आर्टिकल 12 में भी है। उसके बाद आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट को अगर अटैक कर रहा है या फिर उसको डिग्रेड कर रहा है, ऐसा अगर कुछ लॉ बन जाए तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब एक्चुअल जो फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी, फ्रीडम जो बता रहा था उस पे आते हैं। 14 से 18 पहले मैं एक बार रीड आउट करता हूं, उसके बाद ट्रिक्स बोलूंगा, फिर ट्रिक से उसको रिलेट करूंगा। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 abolition of untouchability, article 18 abolition of title, article 19A speech and expression, 19B assemble without arms, C association or union, article D move freely, article E reside anywhere, article G occupation। फिर 20 में आता है प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, 21 right to life, 21A right to primary education, 22 protection from arrest, 23 human traffic, 24 child labor। तो 14 से लेके 24 तक याद करने का ट्रिक है, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स सामरो क्लियरली। अब रिलेट करते हैं, लॉ से इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हो गया, डाउट के डी से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15। एक की वर्ड्स हमको याद रखना है, लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, ये है की वर्ड्स। यहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो डी से हो गया डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू एंड बी से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल। डाउट हो गया 14 से लेके 18 तक पूरा लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स some row. S for speech and expression, A for assemble without arms, A for association or union, M for move freely, R for reside anywhere or O for occupation. Then clearly, C for conviction, protection for conviction, L for right to life, E for education, right to primary education, CLEA for arrest और लास्ट का जो एलो है उसके लिए चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिक, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ थिंग, अ बिट सिमिलर। सो एलवाई के लिए लेबर याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो 14 से लेके 24 तक हो गया, मतलब 1 से लेके 24 तक हो गया। अच्छा 20 के बीच में अंदर 3 आर्टिकल्स है जिसको तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ से कई कबार क्वेश्चन बन भी जाता है। तो 20.1 में है एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, 20.2 डबल जियोपार्डी, 20.3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कोई खुद का गवाही खुद नहीं दे सकता, ठीक है। हो सकता है पिछले रात उसने मतलब पुलिस ने उसको अच्छे से धोया और अगले दिन सुबह जाके वो कोर्ट पे कन्फेस कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना, तो ये नहीं हो सकता। डबल जियोपार्डी मतलब 2 बार एक ही क्राइम के लिए सिमिलर सजा नहीं होगा। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब जिस टाइम पे लॉ जो है उस टाइम पे किसी क्राइम के लिए मतलब वही सजा होगा। थोड़ा समझाता हूँ इस चीज को। सपोज आज के डेट में अगर मैं पेन चुराता हूं तो मेरा 2 दिन का जेल होगा। तो मैंने एक पेन चुराया, मेरा 2 दिन का जेल हो गया। 2 दिन बाद मैं लौट आया, हो सकता है अगले हफ्ते लॉ चेंज हो जाए और हो जाए कि अब पेन चुराने के लिए फांसी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगले हफ्ते अगर मैं पेन चुराऊं ना तो मुझे 2 दिन का जेल नहीं होगा, मेरा फांसी हो जाएगा। जिस टाइम का लॉ उस टाइम का सजा। तो आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद 25 से लेके 30 तक याद करेंगे पहले। देखिए 25 में है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इंडिविजुअल के लिए, 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एक ग्रुप के लिए, 27 टैक्स ऑन रिलीजियस एक्टिविटी, 28 नो रिलीजियस instruction in government aided school, 29 cultural rights, 30 religious educational instruction। 29 और 30 बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। अब याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक है कॉन मैन इवेड्स टैक्स इंस्ट्रक्शन एंड हैम्पर्स इंडियाज कल्चर एंड एजुकेशन। इवेट मतलब जो चीज पालन नहीं किया है वो, ठीक है, मतलब रूल्स का उल्लंघन करना ऐसा, ठीक है। तो अब रिलेट करने की बारी। कौन से कॉन्सियंस 25 आर्टिकल, मैन से मैनेज 26। तो देख रहे हैं ना, अगर आपको ट्रिक याद रहेगा और चीजें याद रहेगा तो कौन से आर्टिकल नंबर में क्या चीजें हैं आप आराम से याद कर सकते हो, बस थोड़ा सा एफर्ट, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। टैक्स से लेके टैक्स ऑन रिलीजियस एक्टिविटी आर्टिकल 27, इंस्ट्रक्शन नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एक की वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो 28 इंस्ट्रक्शन, फिर 29 कल्चरल राइट्स कल्चरल कीवर्ड और 30 एजुकेशन। 31 अभी रिपील हो चुका है वो नहीं है, उसको छोड़ते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बेसिकली जो 32 नंबर का आर्टिकल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये चीज। पर 32 से लेके 35 तक याद करने का ट्रिक भी हम लोग के पास है तो यूज कर लेते हैं, खाली थोड़ी ना बैठेंगे, चलो यूज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल। तो सुप्रीम कोर्ट से 32 में वो सुप्रीम कोर्ट वाला कि अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, विल कैच रामलाल, ठीक है। तो आर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं रेमेडी, ठीक है, पूरा आर से रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर से। ए से आ जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्शन फॉर आर्म्ड पर्सनल, एम से आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शल लॉ
और लाल से आ जाएगा पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट को लेके लॉ बनाने का। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 4 की तरफ। अब है पार्ट 4। ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। तो 35 तक हम लोग कर चुके हैं, अब 36। तो पहले मैं एक बार पूरा रीड आउट कर देता हूँ। 36 मीनिंग ऑफ स्टेट, 37 डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। 38 वेलफेयर के बारे में है, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो की वर्ड्स है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। और जो नोट मैंने बनाया है ना ये खुद से लिख के, इसमें भी मैंने की वर्ड्स पे फोकस किया है, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस है कि हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये है फोकस। तो 38 वेलफेयर, 39 ए में लाइवलीहुड, बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, सी में कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ एक टाइप के लोगों के पास या फिर कुछ ही लोगों के पास सारे नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थोड़ा, जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस वैसे। पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ सेक्सेस, डी हो गया। ई फॉर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ए फॉर चिल्ड्रन। मतलब जिस जिस कीवर्ड्स में थोड़ा दिक्कत आ सकता है उसको मैं थोड़ा एक दो लाइन में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं बताऊंगा तो शायद चीजें उतना फ्रूटफुल नहीं बने। तो अगर आपको लगे कि मुझे सारी चीजें बताना चाहिए तो मैं एक प्लेलिस्ट काइंड ऑफ बना सकता हूँ कि हर एक पार्ट के लिए एक एक वीडियो जिसमें थोड़ा डिटेल में बात कर सकता हूँ। देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं पहले। अच्छा, 39 कैपिटल है, उसमें फ्री लीगल एड के बारे में, 40 पंचायत, 41 राइट टू वर्क, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, मैटरनिटी लीव्स ये सब, 43 लिविंग वेजेस कॉटेज इंडस्ट्री, 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, और 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये चीज परमार साहब ने जब पढ़ाए थे ना तो उन्होंने एक स्टोरी से याद करवाया था कि एक एलडीसी था जो पीएचसी में काम करता था ऐसे करके। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे भी एक ट्रिक मैंने लिखा है, इससे भी आप लोग कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। मेन मोटिव आपको याद करना है, जहां से समझ में आए जहां से अच्छे लगे वहीं से करेंगे। तो ट्रिक ये है कि वी लाइक टू प्ले विथ मदर्स चीप पीसी। वी से जो WE वहां से 38 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रिक 36 37 तो 36 मीनिंग ऑफ स्टेट, 37 दे आर नॉन जस्टिसेबल, सिंपल। 38 से वी से वेलफेयर, वी लाइक के L से 39 A, मतलब ये लीगल एड वाला, और बीच का जो 39 ABCDEF है इसको LDC गोज टू PH से, L for livelihood, D for distribution, C for concentration, P for pay, H for health and strength, और C for children, LDC PHC। फिर we like to play, P से पंचायत, आर्टिकल 40, play with का जो W है वहां से work याद कर लेंगे, 41 work, right to work। देन मदर्स 42, वहां पे मैटरनिटी लीव्स तो जो औरत है उनको ही मिलेगा ना। तो उसके साथ साथ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, मतलब अच्छे अगर कंडीशन नहीं होगा वर्क का तो लोग वर्क कैसे करेंगे। फिर 43 में आता है चीप का जो C है वहां से कॉटेज इंडस्ट्री याद कर सकते हैं, और चीप से वेजेस मतलब जो तनख्वाह मिलता है वो भी याद कर सकते हैं। और जो चीप पीसी है तो P से 43A से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, और 43B में C से कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अभी भी कुछ बाकी है, 43B तक हुआ, 44 से देखेंगे। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, 46 SC ST को प्रोटेक्शन के लिए, 47 लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नो इंटॉक्सिकेंट, दारू वारू नहीं पीना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, मत पिया करो। 48 है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, 48A टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में।
49 मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस जो है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, हमारा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, और 51 इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। तो जो ट्रिक है ना वो 47 से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उसके पहला कैसे याद करेंगे, देखो 44 मतलब 4 यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पे, 4 इक्वल, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर, उसको ऐसे याद कर सकते 4-5 मतलब 4-5 इयर्स के जो बच्चे होते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड वाला ही हो ना, तो 45 उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर। और 4-6 से SC/ST प्रोटेक्शन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आजकल SC/ST बहुत चौके चक्के मार रहे हैं, मतलब बोल वाला, ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हो, कोई दिल पे नहीं लेगा, ठीक है, याद करने के लिए सारी चीजें दिल पे ले लेंगे तो याद नहीं होगा कुछ, थोड़ा दिमाग पे ही लीजिए। अच्छा, तो 47 से अच्छा लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इंटॉक्सिकेंट। अच्छा ट्रिक एक बार देख लेते हैं। तो इंटॉक्सिकेंट फॉर काउज एंड वाइल्ड लाइफ आर नॉट ऑफ नेशनल यूज, एग्जीक्यूटिव टोल्ड इंटरनेशनली। ठीक है, आई होप लाइन समझ में आ गया कि जो एग्जीक्यूटिव है उसने इंटरनेशनली ये बात अनाउंस कर दिया कि जो काउज है, जो गाय माता है, और जो वाइल्ड लाइफ जानवर है हमारे, उनके लिए इंटॉक्सिकेंट देना मतलब उनको दारू वगैरह सर्व करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट ऑफ नेशनल यूज, इसमें हमारे नेशन का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। तो 47 इंटॉक्सिकेंट याद कर लेंगे। 48 जो काऊ है, तो काऊ एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है, गाय भैंस वगैरह एग्रीकल्चर के लिए काऊ लगता है। फिर 48A टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ। 49 नेशनल इंपॉर्टेंस, देख रहे हैं मैं की वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर यहीं से बनेगा, जो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, एक की वर्ड्स पे फोकस करने से वो जो इंटेंस प्रेशर के टाइम पे एग्जाम हॉल पे जो चीजें हड़बड़ाहट में उलट पुलट हो जाता है, इसका वहां चला जाता है उसका यहाँ, वो नहीं होगा। अच्छा उसके बाद 50 में आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। देखिए ट्रिक में लिखा है एग्जीक्यूटिव करके, और फिर टोल्ड इंटरनेशनली मतलब इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट 4। फिर आते हैं पार्ट 4A में, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल A के अंदर है, तो इसमें A से लेके J तक है 10 आर्टिकल, एक्चुअली J नहीं K तक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको ठीक कर लेंगे बाद में। तो A से लेके K तक, ठीक है। तो देखिए याद कैसे करेंगे इसको, A के बारे में खत्म कर देंगे, देखो आराम से। 51A का जो A आर्टिकल, A से अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन A। B से अब भगत सिंह, बापू, ये लोग क्या है, एक नोबेल आदमी है हमारे इंडिया के लिए, तो हमारा जो नोबेल आइडियाज है उसको फॉलो करना चाहिए। तो बी से आप लोग बापू याद कर लीजिए, भगत सिंह याद कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक याद कर लीजिए, हो जाएगा। सी रीजनिंग में सी 3 आता है ना, तो 3 चीजें यहाँ पे है क्या, सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, बस 2-3 बार रिपीटेडली बोलते रहिए, सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, याद हो जाएगा। चीजें सिंपल रखने की कोशिश करिए। ई से डिफेंड द कंट्री, ई से इक्वालिटी, दिख रहा है, एफ से फोर्ट, जो मोन्यूमेंट वगैरह है वो सब, जी से ग्रीनरी, एच से ह्यूमैनिज्म, आई से, अच्छा आई का मतलब तो आंख भी होता है ना, तो आंख के बदले आंख, एक क्या बात हुआ, एक बहुत ही वायलेंट बात हो गया ना, तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या, नॉन वायलेंस होता है, तो आई से नॉन वायलेंस। जे से जॉइंट डेवलपमेंट याद कर सकते हैं, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट जो लिखा है, और के से किड्स एजुकेशन, जो 6 से 14 साल का बच्चे हैं उनका एजुकेशन के बारे में बात होता है यहाँ पे। तो पार्ट 4A यहाँ पे खत्म होता है, अब पार्ट 5 पे चलते हैं। तो अब हम लोग डील करेंगे पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है, मतलब पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है,
पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो एक अगर अच्छे से समझ लिए तो दूसरे को रिलेट करके बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो वही करेंगे, हम रिलेट करके चीजें करेंगे। पहले यूनियन गवर्नमेंट का देखेंगे, उसका रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल होगा या फिर चैप्टर होगा उसको डील करेंगे। तो ऐसे हम लोग चलेंगे इसमें। मेरा अगर आप माने तो ये मुझे एटलीस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अगर टफ पार्ट कोई लगता है तो ये इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, याद करने में थोड़ा दिक्कत मुझे भी आता है कभी कभार, तो इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पहले थोड़ा देख लेते हैं कि चैप्टर्स के बारे में। पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर है, पार्ट 6 में टोटल 6 चैप्टर है। तो पार्ट 5 चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब आता है। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक। देन चैप्टर 2 पार्लियामेंट 79 থেকে 122। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एक ही आर्टिकल 123। चैप्टर 4 जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। चैप्टर 5 CAGI 148 से 151 तक। देन पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट का टोटल 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर 1 एक जनरल आर्टिकल है 152। देन चैप्टर 2 स्टेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे गवर्नर आएगा और CM आएगा 153 से लेके 167 तक। फिर चैप्टर 3 स्टेट लेजिस्लेचर 168 से लेके 212 तक। फिर चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट था 1 2 3, वैसे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर 2 1 3, थोड़ा सिमिलर सा है ना। फिर चैप्टर 5 हाई कोर्ट के बारे में 214 से लेके 231। और लास्ट में चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में 233 से लेके 237 तक। सो पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट। पहले प्रेसिडेंट के आर्टिकल देख लेते हैं 52 से लेके 62 तक। तो क्या है 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब 54 में इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और 55 में किस प्रोसीड्योर से इलेक्शन होगा। देन 56 टर्म, कितने साल का टर्म रहता है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन एक्चुअली। 58 क्वालिफिकेशन। 59 कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब किस किस केस में प्रेसिडेंट अपना ऑफिस का जो पोस्ट है वो होल्ड नहीं कर सकता या फिर कर सकता है, ऐसा कुछ। 60 में ओथ और अफर्मेशन, 61 में इम्पीचमेंट और 62 में टाइम टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, इसका ट्रिक है प्रेम, ट्रेकिंग पे चलते हैं। सो कम इन टाइम, तो कैसे रिलेट करेंगे। प्रेम PR से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, E से एग्जीक्यूटिव पावर, E से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देन एम से मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर ट्रेकिंग TR से टर्म, E ट्रेकिंग के E से एलिजिबिलिटी, ट्रेकिंग Q से क्वालिफिकेशन। सो कम इन टाइम C से कंडीशन, कम के CO से ओथ, फिर इन से इम्पीचमेंट और टाइम से टाइम टू फिल द वैकेंसी। तो 52 से लेके 62 तक हो गया। अब रिलेट करके स्टेट गवर्नमेंट को देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पहला चैप्टर है जनरल, एक आर्टिकल है 152, उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद 153 में जो है वो सेम चीज 52 में था। तो देखो ये एरो से मैंने समझा चीजों को कि 52 और 153 सेम, 53 154 सेम, 54 और 55 में जो चीज है मतलब कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और किस तरीके से होगा, वो दोनों को एक ही आर्टिकल में यहाँ पे खत्म किया गया है 155, जिसमें अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। फिर 56 के कंटेंट मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग है 156, 57 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है, 58 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 157, फिर 59 158 और 60 159। ठीक है, अब फिर से आते हैं पार्ट 5 में। 62 तक हो गया था, अब 63।
63 में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, मतलब वो पोस्ट के बारे में। 64 वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन बन जाता है। देन 65 जब प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेगा तब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा उस बारे में। 66 इलेक्शन के बारे में वाइस प्रेसिडेंट का। 67 टर्म के बारे में। 68 टाइम टू फिल द वैकेंसी। और 69 ओथ। तो स्टेट गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई वाइस गवर्नर होता नहीं, इसलिए वो जगह खाली छोड़ा है मैंने। तो अब आते हैं 70 पे। 70 में दिया गया कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। उसके कॉरस्पॉन्डिंग 160 में दिया गया है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन अदर कंटिजेंसीज। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके चीजें करना है। फिर 71 में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेके कोई मैटर हो जाता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा उसको सुलझाने में। ये चीजें बताया गया यहाँ पे। फिर 72 से लेके 111 तक जो यूनियन गवर्नमेंट का आर्टिकल में जो चीजें हैं, उसके साथ अगर हम 89 ऐड करेंगे तो जो आर्टिकल आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के उसी चीज के बारे में बात करता है। Am I clear? देखते हैं अब क्या है। तो 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो 72 प्लस 89 161, उसमें पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, इस तरीके से। 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन प्लस 89 162 में गवर्नर का सेम चीज। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड प्रेसिडेंट। 75 other provisions to the minister। 76 attorney general of India। 76 plus 89 165, वहां पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 ड्यूटीज ऑफ पीएम, यहाँ पे 167 पे ड्यूटीज ऑफ सीएम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 79 पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो लोकसभा राज्यसभा क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब। 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चीज अलग है, उसके पहले 82 देख लेते हैं। 82 डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताता है। जो सेंसस के बाद जो एडजस्टमेंट होता है ना, कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी से कितना लोगों को रिप्रेजेंट करेगा कोई इंसान, जो इलेक्शन पे खड़े होते हैं ना, तो एक प्रोपोर्शन के जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो कितना कितना पॉपुलेशन को एक जन रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब एग्जाम्पल की तरफ से पकड़ लो कि 50 स्टूडेंट के लिए एक टीचर होगा। तो अगर 100 स्टूडेंट है, मतलब 2 टीचर चाहिए। वैसे अगर 50 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जन चाहिए, ऐसे करके। तो 79 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। 168 जो स्टेट का असेंबली है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। 80 में राज्यसभा का कंपोजिशन। और 169 में दिया गया है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये थोड़ा ध्यान रखने का चीज है। 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 170 लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन। अच्छा, 82 डिलिमिटेशन कमीशन। अब देखो, डिलिमिटेशन कमीशन तो अगर यूनियन के लिए बैठेगा वो तो स्टेट का ही देखेगा ना, मतलब सारे तो उसमें आ जाता है, तो अलग से स्टेट में तो कुछ आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या 171 खाली है? नहीं बच्चे, 171 खाली नहीं है। 171 में है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ठीक है, और हमारा 89 वाला फॉर्मूला अभी भी चल रहा है। देखो, 72 से लेके 111 तक। अच्छा, उसके बाद 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। 85 sessions of parliament। 86 right of president to send message। 87 special address। 88 right of ministers and AGI advocate attorney general of India। स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होगा वो।
अच्छा, उसके बाद 89 चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, 90 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, 91 पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, 92 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड, मतलब जब उनका जो रिमूवल का प्रोसेस चलेगा ना, तब वो लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते, तब वो लोग एक नॉर्मल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये हो गया राज्यसभा के लिए। अब लोकसभा में 93 में क्या है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अच्छा, 94 में जो चीज है, 90 में जो था यहीं पे यहाँ पे सेम है, 95 96 सिमिलर टू 91 92। तो आपको कितना कम आर्टिकल याद करके कितना ज्यादा आर्टिकल का आउटपुट आ सकता है वो देखना चाहिए। 97 सैलरी एंड अलाउंसेस, 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, 99 ओथ, 100 voting in house and quorum, 101 vacation of seat, 102 disqualification of members, 103 decision on disqualification, 104 penalty for sitting and voting before oath, 105 power privilege to the members, 106 salary allowances of members. Similarly, यहाँ पे 178 में लेजिस्लेटिव असेंबली, 179 में 90 का जो चीज है, मतलब वो चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन वाला वो, 180 में 91, 181 में 92, 182 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, 183 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन टाइप का जो वो जो सिमिलर जो पोस्ट है उसके बारे में। तो ऐसे ही चलते रहेगा, कहां तक चलेगा, 72 से लेके 111 तक। तो 111 में अगर 89 ऐड करेंगे तो 200 आएगा, तो यहाँ पे 200 तक सिमिलर है। अच्छा, बाकी आर्टिकल थोड़ा देख लेते हैं। 107 में है ऑर्डिनरी बिल के बारे में, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। 109 प्रोसीड्योर रिलेटेड टू मनी बिल। 1010 मतलब 110 मनी बिल का डेफिनेशन। 111 असेंट टू बिल्स, मतलब वो वेटो, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो बिल को होल्ड कर सकता है, उसको लौटा सकता है, ये सब पावर रहता है, तो उस बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो 111 तक तो 89 वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, बट बीच में 197 में थोड़ा चेंज है। मतलब देखो, ज्वाइंट सिटिंग राज्यसभा और लोकसभा का होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का वैसा नहीं होता है। तो 197 में इसलिए दिया गया है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब 112 के साथ अगर 89 ऐड करेंगे तो 201 आएगा। तो 201 में दिया गया है बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, मतलब गवर्नर किसी बिल को, अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आ रहा है और वो गवर्नर के पास गया है, तो गवर्नर उसको रिजर्व कर सकता है, ठीक है, वो 201 में दिया गया है। अब 112 से लेके 122 तक प्लस 90 वाला रूल फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब 112 में जो है 202 में वही है, 113 में जो है 203 में वही है। ये कब तक चलेगा, 122 तक, मतलब 122 प्लस 90 इक्वल्स टू 212। तो 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 113 प्रोसीड्यूर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, 114 एप्रोप्रिएशन बिल, 115 एसएस ग्रांट, 116 वोट फॉर ग्रांट्स, 117 स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंस बिल, 118 रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर फाइनेंस बिल के लिए, 119 रेगुलेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू फाइनेंस बिल अगेन, 120 लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, और 121 restriction in parliament, और 122 restriction in court, मतलब कोर्ट का चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगा, पार्लियामेंट का चर्चा कोर्ट पे नहीं होगा। आप आपके काम करेंगे, वो उनके काम करेंगे, एक दूसरे काम में दखल अंदाजी नहीं करने का। अच्छा, तो पार्ट 5 और मतलब पार्ट 5 का 2 चैप्टर हो गया और पार्ट 6 का 3 चैप्टर। पार्ट 5 का चैप्टर 3 बोलता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट,
मतलब पावर टू प्रेसिडेंट टू प्रोमुगुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस। मतलब जब पार्लियामेंट में कोई सेशन नहीं चल रहा होता है और कोई अगर इम्पोर्टेंट इशू हो गया है तो उसमें प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो फिर से मतलब बुला सकते हैं लोगों को। 213 में गवर्नर के पास वो पावर दिया गया है। अब चैप्टर 4 जहाँ पे जुडिशियरी के बारे में है, तो 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 सैलरी, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस of India, 127 appointment of ad hoc judges, 128 attendance of retired judges। तो ट्रिक, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क के कंट्री को सीट ऑफर किया है, पूरा लाइन है, बाकी अगले पेज में है। अच्छा, 214 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ए जज, 218 एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ओबे करेगा सच में, ठीक है। तो अभी ट्रिक क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को, तो सुप्रीम कोर्ट एससी से एस्टेब्लिशमेंट एंड कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। 125 सार्क का एस से सैलरी, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर ए से अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, फिर आर से रिटायर्ड जजेस, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एस डबल ए आर सी, ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सी से मतलब जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो 129। फिर 130 में सीट, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसका दूसरा कोई सीट खोल सकता है, फिलहाल तो दिल्ली में एक ही, मतलब एक ही सीट है जो दिल्ली में है। 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 132 appellate jurisdiction, 133 appellate jurisdiction in civil matter, 134 appellate jurisdiction in criminal matter। 135 फेडरल कोर्ट का जो पावर था वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा, मतलब फेडरल कोर्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तब फेडरल कोर्ट का सारे पावर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो गया था। 136 स्पेशल लीव टू अप्लाई बाय सुप्रीम कोर्ट, 137 review of orders by Supreme Court, 138 enlargement of jurisdiction, 139 writ issue, 140 ancillary power, 141 law by Supreme Court binding to other court, 142 complete justice enforcement of disavowed orders। मतलब अगर ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें जस्टिस डिले हो रहा है, मतलब जस्टिस डिले इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, तो अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो केस को अपने अंडर ले सकता है और कंप्लीट जस्टिस दिला सकता है। 143 प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ अगर इशू आ गया तो। 144 सिविल एंड जुडिशियरी अथॉरिटी एड टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सारे जो और जितने कोर्ट्स है वो हेल्प करेगा, एड। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, 146 officers and servants and expenses, 147 interpretation। अब चैप्टर 5 में आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो 148 CAGI के बारे में, पोस्ट के बारे में, 149 ड्यूटीज एंड पावर, 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट एंड 151 ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं बताता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्री को सीट ऑफर किया, यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद जैसे 140, ठीक है, एंसिलरी पावर, 141 बाइंडिंग, 1 and 1 को बाइंड कर रहा है। उसके बाद 144 सिविल एंड जुडिशियरी अथॉरिटी एड टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब 1 को 4 and 4 हेल्प कर रहा है एक साथ, ऐसे। फिर दूसरी तरफ चैप्टर 5 में आते हैं, 218 तक हो गया था हाई कोर्ट का, अब 219 से रिज्यूम करता है। 219 oath by governor, 220 restriction after being a judge, 221 salary, 222
transfer of judges. 223 appointment of acting chief justice. 224 appointment of additional and acting judges. 225 jurisdiction of high court. 226 power to issue writ. 227 power to superintendence. 228 transfer of cases. 229 expense. 230 extension of jurisdiction. 231 establishment of common high court. मतलब अगर कोई स्टेट में कोई हाई कोर्ट नहीं है और उनको हाई कोर्ट के पास अगर जाना होता है तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो मतलब 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब जिसमें दोनों का ही हेल्प हो थोड़ा सा। और चैप्टर 6 जो पार्ट 6 का लास्ट चैप्टर है जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है, 233 से लेके 237 तक उसको देखते हैं। 233 appointment of district judges. 234 recruitment. 235 control over subordinate courts. 236 interpretation. 237 application of the provisions of this chapter. आगे बढ़ते हैं। तो अब है पार्ट 7। पार्ट 7 में एक ही आर्टिकल है 238, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेते हैं कि द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो हमारा 12 शेड्यूल है उसमें फर्स्ट शेड्यूल के बी पार्ट में कुछ स्टेट्स के बारे में बताया गया है, वो सारे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे हैं पार्ट 7 में 238। उसके बाद पार्ट 8 239 से 242 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो यहाँ पे मतलब पूछ सकते कि 231 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है, 41 में क्या है, इतना जरूरत नहीं होता है तो इसलिए स्किप कर सकते हैं। अच्छा, पार्ट 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पंचायत के बारे में है 243 से 243 ओ तक। पहले आर्टिकल्स को एक बार रीड आउट करता हूं मैं। 243 में डेफिनेशन दिया हुआ है, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ई ड्यूरेशन ऑफ सीट्स, F disqualification of membership, G power authority, H power to impose tax, I for constitution of finance commission, J for audit of accounts, K for election of panchayat, L for application to UTs, M for part not of apply to certain areas, N constituents of existing laws, और O bar to interference by courts। तो सारे का तो ट्रिक नहीं बना पर जितना बना इससे काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पे ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। तो 243 ए फॉर असेंबल मतलब सभा, एकजुट होना, तो ग्राम सभा, ठीक है, ऐसे रिलेट करना है चीजों को। बी फॉर बनाने का प्रोसेस, बनाना नहीं, वो केला वाला बनाना नहीं, बनाने का, कुछ मेक करने का, ठीक है, तो जो बनाने का प्रोसेस है, बनाने का प्रोसेस वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। सी फॉर कंपोजिशन मतलब कौन कौन कहाँ से आएगा वो वाला चीज, मतलब कितने लोग कौन से लोकेलिटी से आने वाला है, ये चीज है। डी फॉर, अच्छा डी से हम लोग दलित याद कर सकते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन की जरूरत होता है, तो डी फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट। ई रीजनिंग में ई को हम 5 बोलते हैं और वैसे भी 5 साल होता है जो सीट का ड्यूरेशन होता है। फिर एफ से फेलियर, फेलियर मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। फिर जी से हम लोग रखेंगे गोली, गोली क्यों, गोली खाने से पावर बढ़ जाता है, ठीक है, हाँ बढ़ जाता है, तो पावर अथॉरिटी, ठीक है। एच से हाउस टैक्स, तो पावर टू इम्पोज टैक्स ऐसे याद करेंगे। और आई से इनकम मतलब फिनांस रिलेटेड चीज। फिर जे के तो अब तक सोच नहीं पाया, आगे अगर कुछ बनेगा तो शेयर करेंगे। एल से लेफ्टिनेंट गवर्नर,
एम से मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 9A, इसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो पंचायत के बारे में हम लोग देखे थे, 243 से लेके 243O तक था। तो यहाँ पे 243P से लेके 243ZG तक म्यूनिसिपैलिटी। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, 243Z8 से ZT तक। फिर पार्ट 10 में 244 से 244A, मतलब दो ही आर्टिकल है, एक 244 एक 244A। इसमें क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। पार्ट 11 में 245 से लेके 263 तक है। इसमें रिलेशन दिया गया है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। तो इसमें से दो आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, एक 262 जिसमें रिवर डिस्प्यूट के बारे में है, और दूसरा 263 जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है। अगर कोई इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश करना है तो उस बारे में। फिर पार्ट 12 ये है 264 से लेके 300A तक। इसमें फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, ये सब बारे में है। तो 264 से 300A तक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको देख लेते हैं। 266 Consolidated Fund of India, 267 Contingency Fund of India, 275 Grant from the Union to States, 279A GST Council, 300 Suits and Proceedings, 300A Right to Property और 280 Finance Commission। ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फिर पार्ट 13 301 से 307 तक। इसमें क्या है, ट्रेड, कॉमर्स विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितने सारे ट्रेड्स वगैरह होता है उसके बारे में। पार्ट 14 है सर्विसेज के बारे में। सर्विस मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस, स्टेट सर्विस, जो स्टेट पीसीएस होता है, ये सब के बारे में। तो 308 से 314 तक सर्विसेज। उसके बाद 315 से लेके 323 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, मतलब यूपीएससी भी आता है और स्टेट पीसीएस भी आता है। तो इसको थोड़ा एक बार रीड आउट करते हैं। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, दोनों के लिए। 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ मेंबर्स, 317 रिमूवल, 318 पावर टू मेक रेगुलेशंस, 319 प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस, मतलब किस किस प्रोविजन में आप लोग ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, मतलब वो मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। 320 फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन करना पड़ेगा। 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शन, आपका जो फंक्शन है उसको एक्सटेंड किस किस केस में किया जा सकता है या फिर कितना किया जा सकता है, जो मेंबर्स होते हैं। 322 एक्सपेंसेस के बारे में, जो खर्चा पानी होगा वो सब। और 323 रिपोर्ट्स, सारे जो इतना काम किए उसका तो रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा ना, तो सारे काम हो जाएगा उसके बाद ही रिपोर्ट बनेगा। तो 323 एंड में रिपोर्ट। देन पार्ट 14A, इसमें है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। 323A और 323B, दो ही आर्टिकल। 323A में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और 323B में है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर, मतलब ये कोर्ट कचहरी का मामला है थोड़ा, वो रूल्स रेगुलेशन वगैरह ऐसा है इसमें। पार्ट 15 324 से 329A तक, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। क्या है इसमें, 324 में है सुपरिंटेंडेंट्स, डायरेक्टर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, और 325 एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रूल, मतलब वो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सब डिसाइड करते हैं, कितना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 326, इसमें आता है इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यूनियन का जो लोकसभा है वहां पे इलेक्शन का प्रोसीड्योर या फिर उस बारे में कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और स्टेट्स का जो विधान सभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहां का इलेक्शन प्रोसीड्योर। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस, इलेक्शन को लेकर अगर कुछ रूल वगैरह बनाना हो या फिर कुछ नया प्रोविजन लाना हो तो पार्लियामेंट ला सकता है।
328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन। 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट। अच्छा, ये वाला जो फ्रेज है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, ये पहले भी एक बार आया था। तो इसका मतलब है कि किस किस चीज में कोर्ट दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं, ये चीज। मतलब ठीक है, कोर्ट सारे चीज में दखल अंदाज नहीं कर सकते, तो वो है। पार्ट 16 330 से लेकर 342 तक, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया है सर्टेन क्लासेस को लेके, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है उनके लिए। तो इसमें बस तीन चीजें याद रखेंगे, 338 SC, 338 A ST और 338 B OBC। पहले SC ST, उसके बाद OBC। ओके, ऐसे ऐसे ही तो ऑर्डर में हम लोग याद करते हैं ना, SC ST OBC, SC ST OBC, ऐसे ही तो बोलते हैं। ऐसे तो ना बोलते हैं कि OBC SC ST, थोड़ा ऑड लगता है ना, OBC ऐसा। 338, 338A, 338B। अब पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, 343 से लेके 351 तक। 343 में बताया गया कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट shall be the official language. 348 language to be used in court. 351 to promote Hindi language. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 18 352 से 360, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिया हुआ है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी, इसमें वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टरबेंस, ये सब। 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट, मतलब अगर किसी स्टेट के अंदर कुछ जंग छिड़ जाए या फिर कुछ दिक्कत आ जाए, तो जो यूनियन है वो बड़े भाई बन के स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। 356 प्रेसिडेंट रूल, कब कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या असर पड़ेगा, ये सारे चीज। 358 रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 19 और 359 रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अदर राइट्स एक्सेप्ट 20 और 21, ये दो छोड़ के। और 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। फिर आते हैं पार्ट 19 पे, मिसलेनियस, 361 से 367। 361 immunities available to president. 365 president hold state if does not comply with union। मतलब अगर कोई स्टेट यूनियन के साथ नहीं चल पा रहा है, उसके बाद नहीं मान रहा है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट को अपने अंडर ले सकता है, ऐसा। पार्ट 20 368 एक ही आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है, जो चेंजेस वगैरह होता है, वो सब 368 नंबर आर्टिकल पे मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लगभग एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा फोकस बनाए रखते हैं और इसको खत्म करते हैं। पार्ट 21 आर्टिकल नंबर 369 से लेकर 392, इसमें टेम्पोररी ट्रांजिशन और कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। तो क्या क्या, 370 जम्मू कश्मीर के बारे में, 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 A नागालैंड, B असम, C मणिपुर, D आंध्र तेलंगाना, E सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा, F सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा, J कर्नाटक। इसको कैसे याद करेंगे? अच्छा, तो ऐसे करते हैं कि महागुरु के नाम पूछा महागुरु का, वो नाम क्या बताया? आसमा। ठीक है, तो आसमा जी के पढ़ रहा है, ये तो परमार सर का ब्रेन चाइल्ड है। तो अब रिलेट करते हैं, महागुरु से, महा से महाराष्ट्र, गुरु से गुजरात। ठीक है। फिर नाम के N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर। फिर आसमा, AASMA। तो पहला A से आंध्रा तेलंगाना, सेकंड A से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा। फिर S से सिक्किम, M से मिजोरम और A से अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद G से गोवा, K से कर्नाटक। सिंपल। अब लास्ट पार्ट 22, यहाँ पे क्या है, 393 से लेके 395 तक। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट
ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स। खत्म। अब सारे पार्ट्स को थोड़ा याद कर लेते हैं। देखो पार्ट 1 से 10 तक तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। पर 11 से लेके 22 तक थोड़ा दिक्कत आ सकता है, उसको डील करेंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 11 से लेके 16 तक। ट्रिक क्या है? रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। रीड part 11 R for relation. From part 12 F for finance. Then read from the. Part 13 T for trade. Then read from the start. Part 14 S for services. Then 2 T for tribunals. Part 14 हो गया. Part 15 end E for election. Then part 16 please P for provisions. ठीक है? अब 17 से लेके 22 तक इसका ट्रिक लिमिट्स। L से पार्ट 17 लैंग्वेज, E से पार्ट 18 इमरजेंसी, M से पार्ट 19 मिसलेनियस, A से पार्ट 20 अमेंडमेंट, T से 21 टेम्पोररी ट्रांजिशन और S से पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल। तो चीजें यहाँ पे खत्म होता है। ये मेरा वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वीडियोस है। तो अगर आई होप आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, आप प्लीज अपना राय कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे। और बस बाकी सब ठीक है। ऑल द बेस्ट।